चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फिर यहां तक लिखना हो गया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, शुरू का क्वेश्चन काफी सिंपल ही है। आओ ट्राई करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। Only one line can pass through a single point. True, false. Next, there are infinite number of lines which can pass through two distinct points. Next, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. इसका रीजन चाहो तो दे सकते हो। थर्ड वाले का क्या रीजन दे दोगे बताओ। पोस्टुलेट 3 था कि 2 था, चेक करो एक बार। सेकंड ना, ठीक है, यह रुक जाओ सेकंड। थोड़ा और पीछे जाना। हाँ ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ, 2 नंबर वाला ही था, पोस्टुलेट 2। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। होगा तो ट्रू ही। इसका यदि मैं रीजनिंग पूछूं आपसे तो क्या दे सकते हो। यूक्लिड का एक एग्जाम था कि थिंग्स विच ओवरलैप और कोइंसाइड विथ ईच अदर आर इक्वल। आया बात समझ। तो अगर सपोज करो कि 2 सर्कल इक्वल है तो क्या होगा बताओ, कि दोनों सर्कल एक दूसरे से अच्छे से कोइंसाइड कर जाएगा, और अच्छे से कोइंसाइड अगर कर जाएगा तो हम वहां से क्लेम कर सकते हैं कि पहला सर्कल और दूसरा सर्कल का रेडिया क्या रहा होगा, इक्वल। तो यहां पे रीजन लिखो, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, 5 नंबर देखो एक बार, इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, मतलब ये रहा ए बी, ये रहा पी क्यू और ये रहा एक्स वाई, एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। होगा तो ट्रू। और रीजन क्या दोगे, पहला एग्जाम कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें हम कह सकते हैं कि ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू पी क्यू एंड एक्स वाई इज ऑल्सो इक्वल टू पी क्यू, हेंस ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, चाहो तो रीजन भी लिख लो कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, things which are equal to same things are equal to one another। ठीक है, आगे चल रहे हैं फिर यहां से। अगला क्वेश्चन देखो, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड्स टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो देखो इसमें क्या हुआ है कि 5 अलग अलग चीज का आपसे डेफिनेशन मांगा हुआ है, हर एक का आपको डेफिनेशन देना है। लेकिन किसी का भी डेफिनेशन देते समय बीच में अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका फर्दर हमको डेफिनेशन देना है तो वो चीज भी हमको मेंशन कर। ठीक है, और वर्ड्स के नाम पे आपको याद होगा कि लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे, पॉइंट, लाइन, रे, इन्हीं सब चीज का मतलब है कि बीच में अगर मेंशनिंग आता तो उनका आपको अलग से डेफिनेशन देना है। ठीक है, ये 5 चीज मेरे ख्याल में आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको पता है कि ये 5 क्या होता है, नहीं होता। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर। ठीक है, तो इनका डेफिनेशंस मैं अलग से लिखाऊंगा नहीं, मैं यहाँ ऑलरेडी लिख के ही लाया हूँ, आप पढ़ लो, और उसमें जो भी अनडिफाइंड टर्म्स वो भी मैं मार्क करा दूंगा और उनका भी डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर लें। और इसका आंसर वैसे मैं बोलूंगा कि आप वर्ड बाय वर्ड याद करने का ट्राई करना, इनकेस अगर एग्जाम में आता है। सबसे पहला है पैरेलल लाइंस। देखो यहाँ पे 2 लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट या नो पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, इन फिगर L and M are said to be parallel as they have no point in common and we write L parallel to M। यहां तक तो हो गया आपके पैरेलल लाइन का डेफिनेशन। अब पैरेलल लाइन के डेफिनेशन में आप देखो कि यहाँ पर ये जो पॉइंट वर्ड है, ये पॉइंट वर्ड का डेफिनेशन में शुरू में पढ़ा था, तो यहाँ पर हम पॉइंट को मान के चलेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, नॉट डिफाइंड टर्म। उसके बाद में लाइन भी नॉट डिफाइंड होगा और मेरे ख्याल में प्लेन भी नॉट डिफाइंड होगा, मतलब प्लेन को भी मैं यहाँ इंक्लूड कर देता हूँ। हियर द टर्म्स पॉइंट, कॉमा, प्लेन एंड लाइन आर अनडिफाइंड।
मतलब ये सारा का सारा वर्ड्स ऐसा है कि जिसका फर्दर हमको डेफिनेशन देना पड़ेगा, जो हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। पॉइंट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने, कि जिसका लेंथ भी ना हो, ब्रेथ भी ना हो और हाइट भी ना हो। लाइन का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने, कि लेंथ हो, ब्रेथ और हाइट ना हो। और प्लेन का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने, यूनिफॉर्म सरफेस, और उसके अंदर में क्या क्या हो, तो लेंथ हो, ब्रेथ हो और क्या नहीं हो, हाइट नहीं। आया मेरे ख्याल में समझ। तो ये हो गया आपके पैरेलल लाइन का डेफिनेशन। चल सकते हैं आगे यहाँ से। पैरेलल लाइन के बाद में देखो आपको चाहिए था परपेंडिकुलर लाइन, पढ़ के देखो एक बार। टू लाइन्स इन अ प्लेन, यहाँ पर भी एक प्लेन वर्ड आ गया, लाइन वर्ड आ गया, आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी को परपेंडिकुलर लाइन का बोलोगे जब दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री। क्लियर है। तो डेफिनेशन वाइज तो आपको ये वाला डेफिनेशन देना है, और उसके अंदर में यूज होने वाला जो जो नया टर्म है उसको आप नीचे अलग से बता दोगे थोड़ा सा। तो इन द फिगर P and Q are said to be perpendicular lines because they intersect each other at 90 degree and hence we write P perpendicular to Q। ये सिंबल है उसको लिखने का। आगे here the terms line, intersection of lines, right angle, they are undefined terms। ठीक है, और इन सारे का मीनिंग हम आराम से बता सकते हैं। जैसे अनडिफाइंड यहाँ पर क्या क्या है बताओ। लाइन, लाइन का मतलब फिर से वही कि जिसके पास में लेंथ हो, ब्रेथ ना हो और हाइट ना हो। उसके अंदर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ये हम पढ़ चुके हैं, दो ऐसा लाइन जिनके बीच में एग्जैक्टली एक पॉइंट कॉमन हो। और राइट एंगल का मतलब हमारे लिए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर मेरे ख्याल में। परपेंडिकुलर लाइन के बाद में आता है लाइन सेगमेंट, पढ़ के देखो एक बार। द डेफिनेट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। इन द फिगर द डेफिनेट लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एक चीज थोड़ा दिमाग में क्लियर कर लेना कि आप अगर ऐसे लिखते हो ना कि ए बी और उसके ऊपर में डबल हेडेड एरो दे देते हो तो इसका मतलब होता है लाइन ए बी, जिसका लेंथ फिक्स नहीं होगा। और अगर आप लाइन सेगमेंट ए बी लिखना चाहते हो तो आप ऐसे ही डैश देके छोड़ दो। ठीक है, इसमें एरो नहीं दो। एक तो ये चीज समझ में आना चाहिए। दूसरा आप देखो कि ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन तो ये रहा, और जो जो नया टर्म है यहाँ पर वो है लेंथ, पॉइंट। ये लोग दोनों का दोनों हो जाएगा नॉट डिफाइंड टर्म्स। ठीक है, चलो आगे यहाँ से। लाइन सेगमेंट के बाद में आता है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो देखो पढ़ के देखो एक बार। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल या ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इन द एडजॉइनिंग फिगर OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये डिस्क्रिप्शन आ गया आपका। एंड हियर द टर्म्स, सर्कल खुद एक नॉट डिफाइंड टर्म है, सेंटर ऑफ द सर्कल नॉट डिफाइंड टर्म है, एंड पॉइंट ऑन द सर्कल ये भी नॉट डिफाइंड टर्म। सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर सर्कल का फर्दर डेफिनेशन हम लोग को देना पड़े तो ये वैसे हम लोग का एक नया चैप्टर आएगा क्लास 9 के अंदर में, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्कल का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, वैसे तो आप दिमाग में बोलोगे सर एक गोल सा चीज, ठीक है, लेकिन वैसे डिफाइन नहीं करेंगे हम लोग बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट आर लाइंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब एक बार थोड़ा सोच के देखो, सर्कल के बाउंड्री पे मैं अगर बहुत सारा पॉइंट ले लूं तो इन सारे ग्रीन पॉइंट का एक प्रॉपर्टी बता सकते हो क्या, गेस करो। इन सारे ग्रीन पॉइंट के एक कॉमन प्रॉपर्टी जो हर ग्रीन पॉइंट होल्ड करेगा क्या, किससे, फोटो में कौन है सेंटर आपका, ओ। तो कोई अगर आपसे पूछे ना कि मैथमेटिकली सर्कल क्या होता है तो आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है ना। और इनफाइनाइट पॉइंट जब आप बोलते हो तो आप किसको रेफर कर रहे हो, जो बाउंड्री पे लाई कर रहा है उसको, विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और वो फिक्स पॉइंट कौन है आपके लिए, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया सर्कल का खुद का डेफिनेशन। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच वी आर मेजरिंग द रेडियस या वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन द बाउंड्री, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और पॉइंट ऑन द सर्कल मतलब पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। क्लियर है मेरे ख्याल। लास्ट इसके अंदर में एक चीज और था, देखो स्क्वायर। स्क्वायर का डेफिनेशन क्या था, ये भी इसी साल क्लास 9 में हम लोग को मिलेगा। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो अ क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal and all angles are 90 degree will be called as a square। पढ़ के देखो एक बार। Square is a rectangle having same length and breadth। Here terms length and breadth are and rectangle are not defined। ठीक है, आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि जैसे रेक्टेंगल बोला तो रेक्टेंगल का सारा एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। बाकी एक और डेफिनेशन जो मैंने बताया आप उसको भी दिमाग में रख सकते हो कि स्क्वायर का मतलब है क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा का सारा साइड्स क्या हो, इक्वल, और सारा का सारा एंगल्स कितना हो, 90 डिग्री। वैसे भी आप बता सकते हो। बाकी अगर ये वाले डेफिनेशन को फॉलो करते हो तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हैविंग सेम लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल होने की वजह से सारा का सारा एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। और लेंथ और ब्रेथ का सेम होना आपने अलग से मेंशन कर दिया
तो बात तो वही पड़ा फिर कि क्वाड्रिलेटरल है जिसका सारा एंगल कितना है 90 डिग्री और सारा का सारा साइड्स क्या है आपस में इक्वल, तो इस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर। फिर ये डेफिनेशन देते समय क्या क्या चीज आपने ऐसा यूज किया जिसका फर्दर डेफिनेशन दिया जा सकता है, तो आपने लेंथ का यूज किया, ब्रेथ का यूज किया और रेक्टेंगल शब्द का यूज किया, जिनको आप फर्दर चाहो तो डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में। उसके बाद में एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, इन सारे का तो आप पीडीएफ से ही पढ़ाई कर लेना, इसका लेकिन थोड़ा सा हम लोग अभी प्रूव करेंगे। पढ़ लो एक बार क्या दिया हो, बाकी फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखो ध्यान से, if a point C lies between 2 points A and B such that ये कह रहा है कि AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half of AB, explain by drawing up the figure। फिगर तो मान लो कि ये वाला हो गया कि A से लेके B तक का एक डिस्टेंस है, C उसके बीच में एक पॉइंट है, सच दैट कि AC लेंथ और BC लेंथ आपस में क्या होगा इक्वल होगा। और मुझे प्रूव क्या करना है बताओ, AC is equals to half of AB। अब आप प्रूफ को थोड़ा ध्यान से देखो और सुनना और समझने का ट्राई करना। बिगिन करेंगे इस बात से कि AC is equals to BC, इसका रीजन क्या होगा बताओ, इसका रीजन हो जाएगा गिवन, ठीक है ना। उसके बाद में मेरा सजेशन है आप कि आप ना दोनों साइड AC ऐड कर, तो AC प्लस AC इज इक्वल्स टू AC प्लस क्या हो जाएगा BC। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, लेकिन रीजन क्या होगा उसको कर पाने के लिए, ऐसा क्या एक्सप्लेनेशन है इस स्टेप के लिए बताओ। मतलब अब क्या करना ना आपको कि जितना एग्जाम और पोस्टुलेट आपने पढ़ रखा है ना, उन्हीं में से कोई ना कोई इस स्टेप का एक्सप्लेनेशन होगा कि उसके वजह से हम ये कर पाते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द रिजल्ट्स आर इक्वल। कितना नंबर एग्जाम था ये, सेकंड, तो यहाँ मेंशन कर दो एग्जाम 2। वैसे पूरा अगर स्टेटमेंट लिखते हो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी पूरा नहीं भी लिखते हो तो एग्जाम 2 मेंशन कर दो। फिर AC प्लस AC मिला के क्या हो जाएगा बताओ, 2AC, और AC प्लस BC मिला के क्या हो जाएगा फोटो के हिसाब से AB। इसके लिए फिर से आपको एक एग्जाम बताना पड़ेगा AB लिखने के लिए। AC प्लस AC 2AC होगा, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं है, दिस इज नॉर्मल मैथमेटिक्स। लेकिन AC प्लस BC को आप अगर AB से रिप्लेस करते हो तो देयर इज अगेन सम एग्जाम इनटू प्ले। कौन सा, मेरे ख्याल में थर्ड या फोर्थ, जिसमें वो कोइंसाइड होने का बात था। आप देखो ध्यान से, AC प्लस BC इज प्रॉपर्ली कोइंसाइडिंग विथ व्हाट, AB, इसीलिए आप इसको AB से रिप्लेस कर पा रहे हैं। अब वो कौन सा एग्जाम है कॉपी देख के बताओ, फोर्थ वाला। तो इसमें हम साइड में रीजन दे देंगे कि भाई एग्जाम नंबर 4 काम में आ रहा है हमारा, एग्जाम 4, ठीक है, ध्यान दो। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब ये 2 आपको यहीं पे चाहिए कि भगाना है, यहाँ से भगाना है मेरे ख्याल में, तो दोनों साइड आप क्या करो ना, हाफ से मल्टीप्लाई करो। हाफ ऑफ ट्वाइस AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब वापस से सोचो कि कौन सा एग्जाम इनटू प्ले है यहाँ पे, लास्ट, ठीक है ना। हाफ ऑफ इक्वल सा इक्वल, तो अगर ये लोग दोनों पहले से इक्वल था, दोनों का यदि हाफ कर देंगे हम तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में यू विल फाइंड कि हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, कैंसल ऑफ, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हाफ अटक जाएगा, सो यू विल बी गेटिंग AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। और यहां पर हम बोल सकते हैं कि एग्जाम 7 हमारे काम में है, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल। अब आपके दिमाग में एक फालतू क्वेश्चन आ सकता है कि सर आज तक तो हम 2 को ऐसे शिफ्ट कर रहे थे, तो हाँ देखो कर रहे थे, कोई बात नहीं, वहां तक हम लोगों ने यूक्लिड को नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लिया तब यूक्लिड के हिसाब से बात करें, ठीक है मेरे ख्याल में। और यहां जाके हम बोलते हैं कि हेंस प्रूव्ड। क्लियर, चलें आगे, लिख लो अगर बाकी है तो। अब देखो यहां पर आके एनसीईआरटी ऑलमोस्ट खत्म। एक क्वेश्चन है उसको ऑन पर्पस मैंने स्किप किया है, आप लोग लेकिन अगर स्कूल में देख लेना कि अगर वो पढ़ाता है तो हम भी डिस्कस करेंगे उसको, और नहीं पढ़ाता है तो हम उसको इग्नोर मार देंगे। ये कुछ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला चीज है उसके अंदर में, लेकिन स्कूल में अगर पढ़ाएगा तो ही हम डिस्कस करेंगे उसको। थोड़ा सा वो अटपटा सा चीजें, दिमाग खराब होगा आपका फालतू। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसका और बहुत सारा एप्लीकेशन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ये सबको आप लोग ऑरली ही यहीं डिस्कस होने दो, कोई बात नहीं, आप PDF से कॉपी कर लेना। आप अपना पूरा ध्यान और दिमाग लगाओ कि आंसर क्या होना चाहिए इस बात को बताने में। थ्रू 2 पॉइंट्स क्या हो सकता है, अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन, 2 लाइन्स कैन बी ड्रॉन, नो लाइन कैन बी ड्रॉन, मोर देन 2 लाइन्स कैन बी ड्रॉन। मैं अगर जबरदस्ती का आपसे पूछूं कि रीजन क्या होगा तो क्या जवाब दे सकते? पोस्टुलेट नंबर देखो कॉपी में 1 1 2 है। 1 क्या लिखा हुआ पोस्टुलेट 1 में बताओ, फ्रॉम पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, तो वो रीजन है इसका। इसका बताओ, यूक्लिड अरेंज्ड ऑल द नोन वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन हिज ट्रीटाइज कॉल्ड,
अभी आपको नहीं पता होगा, इसका आंसर वैसे एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स बोल के उस किताब का नाम था जिसमें उसने अपने सारे काम को लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल। इट्स अ बहुत टफ क्वेश्चन। मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड। समझना ध्यान से, हाँ मैं आता हूं उस पर। लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड एग्जाम का देखो कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, ये इंट्यूशन पे बेस्ड होता है। कैसा हमको लगता है कि हाँ यार बार बार चेक कर रहे हैं, सही आ रहा है तो सही मान लो इसको, लेकिन इसका कोई लॉजिकल प्रूफ वगैरह नहीं होता हमारे पास में, तो एग्जाम आपका आंसर नहीं हो सकता। पॉस्टुलेट भी एक प्रकार का एग्जाम ही है, जिसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है हमारे पास में, इंट्यूशन की बेसिस पे मानते हैं। और एक ऑप्शन आता है थ्योरम, थ्योरम एक्चुअली आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। एग्जाम और पॉस्टुलेट्स को मान लेने के बाद में कि ये सब सारा का सारा हम लोग का बेसिक्स है, उसके बाद में जो भी रिजल्ट आप प्रूफ करते हो वो रिजल्ट एक प्रकार से क्या हो जाता है, थ्योरम हो जाता है। क्लियर मेरे ख्याल। नेक्स्ट, अच्छा थ्योरम का एक और नाम है, कहीं कहीं पे आपको ये भी मिल सकता है, मैं लिख देता हूं। थ्योरम को कई बार प्रोपोजिशन, SIT प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। ये थ्योरम का एक दूसरा नाम है, कुछ कुछ बुक्स में ये भी यूज होता है, ठीक है। इसको देखो, टू लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट, ये वन वर्ड में आंसर देना है। अ प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर, पॉस्टुलेट के लिए नहीं चाहिए, एग्जाम के लिए नहीं चाहिए, थ्योरम के लिए चाहिए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स डिटरमाइंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट। 3 कोलिनियर पॉइंट मिला के कितना लाइन मिल जाएगा आपको, एक ही मिल पाएगा मेरे ख्याल, तो 2 नहीं होगा आंसर, ओनली 1 नहीं होगा आंसर। क्या बोल दिया मैंने, द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स डिटरमाइंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ओनली 1। एक्चुअली में ऑप्शन, अच्छा थोड़ा भटक गया अपने रास्ते से, ओनली 1। Euclid stated that if equals are subtracted from equals, then the remainders are equal in the form of, definition नहीं हो सकता, postulate नहीं हो सकता, example. A point has, देखो डायमेंशन शब्द का क्या मतलब है, आप ऐसा समझो कि लेंथ अपने आप में एक डायमेंशन कहलाता है, ब्रेथ अपने आप में एक डायमेंशन कहलाता है, और हाइट भी अपने आप में एक डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करोगे तो ना तो बेचारे के पास में लेंथ है, ना ही बेचारे के पास में ब्रेथ है, और ना ही बेचारे के पास में हाइट है, तो उसके पास में नंबर ऑफ डायमेंशन कितना हो जाएगा, 0। मैं अगर आपसे पूछूं कि लाइन के पास में कितना डायमेंशन होगा, 1। प्लेन के पास में कितना होगा, 2। और कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जो होता है हम लोग का, सपोज करो कि आप क्यूबॉइड ले लो, क्यूब ले लो, उन सारे के पास में कितना डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन। ये चीज का थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, हर एक चीज को एक डायमेंशन माना जाता है। जिसके पास में तीनों होगा उसके पास में 3 डायमेंशन है, जिसके पास में 2 होगा उसके पास में 2 डायमेंशन है, और जिसके पास कुछ नहीं होगा उसके पास में 0 डायमेंशन। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन, देयर आर डैश नंबर ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। एग्जाम 7 है, पोस्टुलेट 5 है। राइट द नंबर ऑफ डायमेंशंस दैट अ सरफेस कंटेन। सरफेस के पास में लेंथ होगा और क्या होगा, ब्रेथ होगा, तो नंबर ऑफ डायमेंशन कितना हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन, in the given figure AB is equals to CD, then AC and BD are equal or not। देखो लिख के दिखाता हूं, AB is equals to CD। थोड़ा ध्यान से सोचना और जो दिखा रहा हूं उसको इमेजिन करके आंसर बताना। AB is equals to CD, राइट। ये रहा AB और ये रहा CD, देख पा रहे हो। अब आप सोचो कि AB को अगर आप AC में चेंज करना चाहते हैं, AB को क्या देने से वो AC बन जाएगा, BC देने से बन जाएगा शायद। आ रहा बात समझ, मतलब AB को समाओ अगर BC दे दें हम लोग तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, AC। सिमिलरली CD को यदि आप भविष्य में BD बनाना चाहते हो तो CD के पास में क्या चीज का कमी है BD बनने के लिए, अगेन BC का ही कमी है। तो इसके पास में भी BC का कमी है और इसके पास में भी क्या है, BC का कमी है। अब बाबा यूक्लिड क्या कहते थे बताओ, कि अगर आप दोनों साइड इक्वल ऐड करोगे तो दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, इधर भी BC ऐड कर दो और इधर भी BC ऐड कर दो। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा आपका एग्जाम, कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। देखो कितना नंबर एग्जाम, पक्का 2 ही है ना, एग्जाम नंबर 2। अब यहां से ये दोनों मिला के मतलब AB प्लस BC मिला के कितना हो जाएगा, AC, ठीक है। और उधर क्या हो जाएगा बताओ, BD। और इसमें भी वो ओवरलैप वाला एग्जाम यूज हो रहा है, वो कितना नंबर है, चेक करो कॉपी, 4 है क्या। ओवरलैप वाला देखो यार, AB प्लस BC मिला के किससे ओवरलैप हो रहा है,
AC, इसीलिए आप उन दोनों के जगह पे AC लिख सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में? तो यस वी कैन से कि ये होगा, और रीजन उसका ये रहा एक्सप्लेन करता। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको देखो, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, if a plus b equals to 15 and a plus b plus c is equals to 15 plus c, which exam of Euclid does the statement illustrate? देखो ये अपने आप में एक सामान था, और इस सामान में हम देख रहे हैं कि अच्छा दोनों तरफ c आ गया है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, और वो भी एडिशन के साथ आया कि सब्ट्रैक्शन के साथ आया? एडिशन के साथ आया। तो पोस्टुलेट कौन सा यूज हो रहा होगा? वही कि if equals are added to equals then the results are equal। नहीं आया समझ? ये क्या मांग रहा है? एग्जाम ही तो है। अच्छा वो पोस्टुलेट वर्ड गलती से निकल गया होगा, हालांकि ये भी तो एग्जाम ही मांग रहा है हम लोगों से, ठीक है ना। एग्जाम वही वाला यूज होगा कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स एंड द रिजल्ट्स आर इक्वल। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, बहुत बार परीक्षा में आ जाता है कि इन द गिवन फिगर ax is equals to ay and ab is equals to ac, show that bx is equals to cy। फोटो देख सकते हैं। पहले हम बिगिन करेंगे इस वाले बात से। हमको दिया हुआ है कि AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, और हमको दिया हुआ अलग से कि AX इज इक्वल्स टू AY, ठीक है। आप इसको 1 और इसको 2 मार्क कर सकते, ये लोग भी इक्वल है एक दूसरे के साथ और ये लोग भी इक्वल है एक दूसरे के साथ। अब आप क्या कर लो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, तो आपको क्या मिलेगा टेक्निकली बताओ? AB नॉट प्लस AB माइनस AX इज इक्वल्स टू AC माइनस AY। ये समझ में आता है? और यहां पर कौन सा एग्जाम अप्लाई हो रहा है कि इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिजल्ट्स आर इक्वल। ये लोग भी इक्वल था, ये लोग भी इक्वल था, तो इक्वल्स में से इक्वल्स को सबट्रैक्ट कर दिया। अब लेकिन फोटो से यदि आप सोचोगे तो देखो क्या समझ में आएगा आपको, AB आपका ये रहा और AX आपका ये रहा, तो पूरे AB में से यदि AX माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? BX, और राइट हैंड साइड में इसी प्रकार से क्या बचेगा बताओ? C1। तो हेंस ही विल गेट BX इज इक्वल्स टू C1। और यहाँ पर तो आपको एग्जाम देना है कि इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिजल्ट्स आर इक्वल, एग्जाम नंबर 3। और इसमें क्या बोलोगे बताओ? इसमें वो वापस से ओवरलैप वाला एग्जाम आप चाहो तो बोल सकते, ठीक है ना। कौन सा था वो वाला? अच्छा, ये आपका आंसर हो जाए, चलेगा मेरे ख्याल। नेक्स्ट देखो ये वाला, इसको एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत देर से मैं ही कर रहा हूं, एक बार आप लोग कोशिश कर देखो, एक बार बताओ क्या किया आप लोगों ने। आपको दो चीज दिया हुआ है मेरे ख्याल में, वापस से वही एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, इसको मार्क कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। और आपको दिया हुआ है कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसको मार्क कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर मेरे ख्याल में? और फिर से लास्ट टाइम की तरह आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस 2, तो आपको मिलेगा एंगल ABC माइनस एंगल 3। वैसे नहीं, रुको थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सेकेंड वाले इक्वेशन में ना आप एक काम करना कि थोड़ा सा ओरिएंटेशन का चेंज कर लेना। आप ऐसा लिख देना कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। बात तो एक ही कि 3 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 3। प्रॉब्लम देखो क्या है कि जिधर आपका ABC लाई कर रहा है ना, उस तरफ एंगल 4 है, एंगल 3 नहीं, इसीलिए जानबूझ के उसके नीचे हम लोग 4 को सेटल कर लें। अब जब 1 माइनस 2 लिखेंगे तो हमको मिलेगा कि एंगल ABC माइनस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल ACB माइनस एंगल 3, ठीक है। अब जरा बोर्ड पर देखो, आप एक बार ध्यान से सोचना है इसके बारे में। पूरा ABC का मतलब ये पोर्शन हो गया, और ये पोर्शन अगर आप माइनस कर देते तो बचेगा क्या आपके पास? ये 1 वाला पोर्शन ही बचना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो होगा मेरे ख्याल में एंगल 1, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा आपके पास? एंगल 2। हेंस प्रूव। एग्जाम कौन सा कहाँ पे यूज हुआ? तो इस वाले में आप बोलोगे एग्जाम नंबर 3 यूज हुआ है आपके लिए। एग्जाम का स्टेटमेंट क्या था? If equals are subtracted from equals, then the results are equal, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? कितने लोगों खुद से हो गया था? वेरी गुड। क्या किया दिखाऊं? अच्छा चल रहे हैं आगे, फिर यहां से देखो, इसको देखो, करो ट्राई करो इसको। एक और है इसके पास पर, देखो एक बार बात करते हैं इसमें। शुरू में दिया हुआ क्या आपको
AD इज इक्वल्स टू CB, ये हो गया आपका AD इज इक्वल्स टू CB। इस बार कुछ ऐड वैड नहीं करना, इसी को देखो आप ध्यान से। तो AD अगर आप नोटिस करोगे तो A से लेके D तक उसमें दो पार्ट, AC है और CD है, तो आप ब्रेक करके लिख सकते हो उसको मेरे ख्याल में AC प्लस CD, और BC को यहां से लेके यहां तक को आप CD और BD के सम में तोड़ सकते हो। तो हियर यू कैन राइट CD प्लस BD। फिर दोनों साइड से आप CD सब्ट्रैक्ट कर, तो आपको मिलेगा AC प्लस CD माइनस CD इज इक्वल्स टू CD प्लस BD माइनस CD। दोनों साइड से CD CD गॉन, और आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा AC इज इक्वल्स टू। सेकेंड में भी कट कर सकते हो, लेकिन फिर ना मैं वो लिखना चाहता हूं कि इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। गलत नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना मैं बोलूंगा कि ऐसे लिखो तो बेहतर। डायरेक्टली भी यहां पर काटना वो गलत नहीं है अपने आप में, बट बेटर है कि आप ऐसे करो। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? कितने लोग का हो गया था ये खुद से? हाँ चलेगा, कोई बात वहां पर भी, लेकिन ये तो मेंशन कर देना कम से कम एग्जाम 3। डन। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लो देखो इसको। आसानी है, बस ध्यान से देखो, थोड़ा सा देखना ध्यान से। आपको तीन चीज दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है। हम वो लास्ट वाले बात से स्टार्ट करते हैं कि हमको गिवन है AM इज इक्वल्स टू AN। अभी क्वेश्चन के हिसाब से AM किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू AN किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AC। यहां आप रीजन दे सकते हो गिवन, गिवन में जो है उसी से रिप्लेस किया। फर्स्ट वाले में भी आप कह सकते हो गिवन। फिर क्या है कि ये लोग दोनों तो इक्वल है, और आपका इच्छा है कि दोनों साइड से हाफ हटा दो, तो काटना वैसे मैथमेटिकली वो ओके है, बट यूक्लिड के हिसाब से काटना नहीं है हम लोग को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। दिस इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू हाफ ऑफ AC। तो 2 कट गया यहाँ से आपको मिल जाएगा AB इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 2 कट गया, और यहाँ पर हो जाएगा AC। और रीजन आप दे देना, एग्जाम नंबर कितना था बताओ? 6 शायद, नहीं, कि डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो इसके साथ में ये ग्रेट ग्रैंड चैप्टर ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री खत्म।